चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो लास्ट क्लास में हमने जो है फोर्स एंड मोशन किया था और आपके साथ मैंने नोट्स भी शेयर कर लिए थे उसके। नाउ नेक्स्ट जो हमें करना है, हाँ जी, नेक्स्ट जो हमें करना है वो ग्रेविटेशन। फाइन। देखो ग्रेविटेशन का अगर हम बात करें, हाँ जी, ग्रेविटेशनल पुल की बात करें, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें, कोई भी दो बॉडी हैं जिनका मास है कुछ, वो क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। कोई भी का मतलब कोई भी, ये पेन है, ये आपका क्या है, ये पेन है, मैं हूं, कैमरा है, डिपेंड्स ऑन देयर मास दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये ग्रेविटेशनल लॉ है। कोई भी दो बॉडी, यूनिवर्स में कुछ भी है, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद ए फोर्स, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स समझने की कोशिश करो, इसकी न्यू डायमेंशंस आई हैं रिसेंट में कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली में है क्या, है क्या, एक्चुअल में क्या है, आप क्या फील कर सकते हैं। क्या ग्रेविटेशनल शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या और क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक्चुअली जब आपका बिग बैंग से आपका यूनिवर्स बना, मतलब एक्सप्लोजन हुआ, आपका मास बना, मटेरियल बना, आपके एटम्स बने, आपका मटेरियल बना, वो मटेरियल मास ना, क्या उसने क्या किया, जो स्पेस एंड टाइम है ना, जो डायमेंशन है स्पेस एंड टाइम का, उसमें डिस्टोर्शन कोज की, उसमें क्या कोज की, डिस्टोर्शन कोज की। गेटिंग माय पॉइंट। उस डिस्टोर्शन से क्या हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात, स्पेस एंड टाइम की डिस्टोर्शन सोचो, कैसे सोच सकते हो। मान लो एक चद्दर है, आप क्या है, एक चद्दर है, उसके एक चद्दर है, ध्यान से सुनना बच्चे, एक चद्दर है और उसके बीच में आपने बोल रखी है, उस बोल को अर्थ सोचो या सन सोचो, कुछ भी सोच सकते हैं। चद्दर को क्या सोचो, एक प्लेन चद्दर है, उसको क्या सोचो, टाइम एंड स्पेस की डायमेंशन। जैसे ही आपने बोल डाली उसमें, तो चद्दर में क्या हो जाएगा, डिस्टोर्शन होगी, चद्दर नीचे की तरफ होगी। अगर चद्दर के साइडों में कोई भी बोल रखी है, कोई भी चीज है, वो अट्रैक्ट होगी कि नहीं होगी सेंटर की तरफ, वो उस बोल उस मास की तरफ अट्रैक्ट होगी कि नहीं होगी। सेम वे एवरी पार्टिकल, चाहे वो छोटा है बड़ा है, एवरी बॉडी, मेटेरियलिस्टिक बॉडी जो भी है उसमें मास है, वो मास क्या करता है, डिस्टोर्शन कोज करता है स्पेस एंड टाइम में। गेटिंग इट और नॉट। अपर्णा, रिची, रितिका, बताइए मुझे एक्चुअली में क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये पेज ले लेता हूं, मैं एक पेज ले लेता हूं, मैं एक ये पेज ले लेता हूं, ये स्पेस टाइम की डायमेंशन है, व्हाइट पेज लिया मैंने, ये स्पेस और टाइम की डायमेंशन है। मैंने यहां देखो, यहां कोई मास रखा, मटेरियल आया, डिस्टोर्ट हो गया कि नहीं पेज, चारों तरफ से ये कोई भी चीज होगी उसको अटैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। हर मेटीरियलिस्टिक थिंग क्या करती है, टाइम एंड स्पेस में डिस्टॉर्शन कोज करती है, एंड दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल। वो कितना होगा वो डिपेंड करेगा दो चीजों पे, वो डिस्टॉर्शन कितना होगा, एक तो उसके मास पे डिपेंड करेगा, और वो कितनी दूर तक अट्रैक्ट करेगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो जो ग्रेविटेशनल पुल है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। वो दो चीजें क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो दो चीजें क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास, ध्यान देना, वो दो चीजें क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं उनका जो मासेस है उस पर डिपेंड करेगा ग्रेविटेशनल पुल। सेकेंड थिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू बॉडीज। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, दोनों मास के मल्टीप्लाई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। मतलब क्या है, जितनी भारी
आपकी सेलेस्टियल बॉडी होगी उतना ही वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। सेकेंड थिंग इज डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाता है। जैसे मून बहुत छोटा है बट मून का डिस्टेंस सन से बहुत कम है अर्थ में, तो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज्यादा काम करता है अर्थ के ऊपर एज कंपेयर टू सन। टाइड है, टाइड्स को हम मून से रिलेट क्यों करते हैं, सन से क्यों नहीं करते, सन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। क्लियर है कि नहीं है ये, बताइए मुझे। हाँ जी, जल्दी से बताइए मुझे, ये सारी चीजें क्लियर है कि नहीं। रितिका, रिची, अपर्णा, ये क्लियर है जो मैंने बताया अभी तक। समझो, पहली बात तो मैंने जो रिसेंट डायमेंशंस आई थी ग्रेविटेशनल पुल क्या है वो समझाया आपको। ट्रेडिशनली क्या है वो हम बता रहे हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास है ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द। तो इक्वेशन क्या बन जाती है, इक्वेशन आपकी बन जाती है जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाते हो। ये कांस्टेंट क्या है, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमेशा यूनिवर्स में हर जगह सेम रहेगी। और क्या वैल्यू है इसकी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इनवर्स। ये जी की वैल्यू है, कितनी याद करोगे, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इनवर्स, स्क्वायर इनवर्स पर केजी स्क्वायर इनवर्स। समझो इस चीज को, बिल्कुल आसान है ये समझना। एफ किस पे डिपेंड करता है, मास एंड रेडियस पे। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या है, ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल जो कैपिटल जी है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, और ये थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहता है। इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये याद रखनी है, ये वैल्यू याद रखनी है, ये पॉइंट याद रखना कि जी की वैल्यू हर जगह सेम रहती है। अब आ जाते हैं स्मॉल जी, हम बार बार पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप कहोगे सर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कोई भी चीज है जो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर है, मतलब उससे एस्केप नहीं हुई है, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर है, तो अगर वो फ्रीली फॉल करेगी तो उसकी एक्सेलरेशन, उसकी जो है वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जो इन्फ्लुएंस है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल का ऑन ए बॉडी मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और कह सकते हो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या है, कंटिन्यूसली आपका क्या है, जो जी की वैल्यू, जी तो सेम रहेगा कैपिटल जी, बट स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अब देखो दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जी का यूनिट्स क्या होगी, जो एक्सेलरेशन की यूनिट्स होंगी। क्यों, जी कोई फोर्स नहीं है, एक्चुअली जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स है। और कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। जो मीन है, ध्यान देना बच्चे, जो जी की मीन वैल्यू है ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब एवरेज वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एवरीवेयर, लगभग मीन की अगर हम बात करें, ठीक है। लेकिन जी की वैल्यू हर जगह सेम नहीं होती, ऑलमोस्ट हम एवरेज की बात कर रहे हैं बट हर जगह सेम नहीं होती, उसका रीजन है, उसकी बात करेंगे आगे, ठीक है। अब एक चीज, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, एक क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर करना है आप लोगों को, कि मैं एक ये पेन और एक ये फोन, फोन का वेट ज्यादा है, मतलब मास ज्यादा है, फोन का मास ज्यादा है, पेन का मास बहुत कम है फोन के मुकाबले, मैं दोनों को एक साथ गिराता हूं, पहले कौन सा गिरेगा, बताओ मुझे, सरफेस पे पहले कौन सा पहुंचेगा। ड्रैग को भूल जाओ, ड्रैग को भूल जाओ, मतलब एयर ड्रैग को भूल जाओ, ये सोचो वैक्यूम में गिर रहे हैं, तो कौन सा इन दोनों में से पहले गिरेगा, पेन गिरेगा या फोन गिरेगा,
बताओ मुझे, पेन पहले गिरेगा या फोन पहले गिरेगा? बाकी लोग, रितिका, रिची, सोनिया, बताओ मुझे, पेन पहले गिरेगा या फोन? Why same in vacuum? नहीं, ऐसा नहीं है कि वैक्यूम में ग्रेविटेशनल पुल, बेटा ग्रेविटेशनल पुल हर जगह होता है, चाहे यूनिवर्स का एक कोना है, दूसरा कोना है, चाहे वैक्यूम है। मतलब मैं बात करूं जो सेंटर ऑफ गैलेक्सी है और यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो भी आपस में अट्रैक्ट करते हैं, चाहे ग्रेविटेशनल पुल उनके बीच में कम हो। वैक्यूम से इसका कोई रिलेशन नहीं है। वो तो मैंने शेप के कारण बोला। मान लो सेम शेप के आपकी बॉल है, सिंपल, दो बॉल है, एक लाइटर बॉल है, एक सेम शेप की है, एक यहीं इसी उसमें, ठीक है, एक हैवियर बॉल है, शॉर्ट पुट है, एक शॉर्ट पुट है और एक आपकी फुटबॉल है, कौन सी नीचे गिरेगी इस बताऊं? शॉर्ट पुट एंड, नहीं, यही कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है आप लोगों की, दोनों बराबर ही गिरेंगी। क्यों बराबर गिरेंगी? ध्यान से सुनो मेरी बात, क्यों बराबर गिरेंगी बच्चे? क्या होता है जो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो है कोई चीज जो ग्रेविटेशनल पुल कहां गिरेगी, अर्थ के सरफेस पे गिरेगी, वो सिर्फ जो है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डिपेंड्स इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? अर्थ के मास पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ अर्थ के मास पे, ना कि बॉडी जो गिर रही है उसके मास पे। अर्थ का मास तो चेंज नहीं होगा ना। क्यों? मैं आपको समझाता हूं। देखो, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, होता है कि नहीं होता? यहां मास क्या है? आपका बॉडी का मास है। किस बॉडी का मास है? जो गिर रही है, जो गिर रही है। मान लो आपका पत्थर है, फोन है, उसका मास है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन से हमारा फोर्स बिटवीन अर्थ एंड डेट फोन और डेट पेन क्या होगा? F इक्वल टू जी एम, एम लेते हैं हम फोन या जिसका मास है, कैपिटल एम अर्थ का मास लिया है, ये क्या लिया? अर्थ का मास, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दोनों सेम होने चाहिए ना बच्चे। एम से एम कैंसिल हो जाएगा। जो ग्रेविटी है, जो जी की वैल्यू है, डिपेंड्स ओनली ऑन अर्थ मास। वो दूसरी बॉडी जो गिर रही है उस पर डिपेंड ही नहीं करती, तो एक्सेलरेशन पे कोई फर्क ही नहीं होगा, चाहे भारी है हल्की है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी की वैल्यू सिर्फ एंड सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण है, उसके मास के कारण है। वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगी। चाहे आपका छोटा इरेजर है, चाहे आपका बड़ा पत्थर है, दोनों सेम उसमें एक्सेलरेट करेंगे। चाहे आपका पेज है, सिंपल पेज है, उसको आप शेप दे दो। देखो, पेज लेट क्यों गिरता है? पेज लेट इसलिए गिरता है कि पेज की शेप ऐसी है कि हवा का ड्रैग पड़ता है, वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। नहीं तो पेज अगर हो और कुछ और चीज हो, वैक्यूम में वो बराबर ही गिरेंगे, क्योंकि वैक्यूम में एयर ड्रैग नहीं होता। बट नॉर्मली कोई भी चीज है अर्थ सरफेस पे, उसका उस पे सारी, चाहे वो छोटी है, बड़ी है, कम मास है, वो सेम उस पे गिरेगी। कि उसके शेप अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शेप पे क्या होता है?
ड्रैग, एयर ड्रैग होता है। क्लियर है कि नहीं है? मुझे बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी, रिची, अपर्णा एंड सोनिया, क्लियर है? कैपिटल जी रहेगा, कैपिटल जी तो कांस्टेंट है ना, कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, कैपिटल जी तो कांस्टेंट है। देखो, एक्सेलरेशन के कारण फोर्स, कोई भी बॉडी अर्थ पे गिर रही है और उस बॉडी का और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल का फोर्स है वो क्या होगा, ये होगा, दोनों बराबर होने चाहिए। मास ऑफ द बॉडी विल कैंसिल आउट। जो जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू है जी, कैपिटल जी, स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ द अर्थ ओवर आर स्क्वायर। गेटिंग इट और नॉट? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक मिनट रुकना रिची, एक मिनट बच्चे, बताओ मुझे। हाँ जी, अब बताओ। हाँ जी, बताइए मुझे। कैपिटल जी, आई थिंक, हाँ कैपिटल जी कांस्टेंट है, मैंने वैल्यू भी बताई है, कैपिटल जी हर जगह सेम रहेगा, कैपिटल जी की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगी, स्मॉल जी की होती है। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है, कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो सेम रहेगा। क्लियर है कि नहीं है, बताइए मुझे। फाइन, ये चीजें हैं छोटी छोटी, ज्यादातर बच्चे ऐसे ही आंसर करेंगे कि इरेजर और मान लो पत्थर गिर रहा है तो पत्थर जल्दी गिरेगा, नहीं, सेम एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि जो है कोई भी चीज नीचे गिर रही है उसकी एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी सिर्फ एंड सिर्फ अर्थ के मास पे डिपेंड करती है। अर्थ का मास तो चेंज ही नहीं हुआ, हुआ है? नहीं हुआ। चलिए, क्लियर है ना ये चीज? अब ये ना हम बहुत जगह, ये ना आपका देखो, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अर्थ का मास भी निकाल सकते हैं इनडायरेक्टली, इससे हम क्या है, अर्थ का मास निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बताओ? अर्थ का मास, और ये प्रैक्टिकल यूज है इन चीजों का। फाइन, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, आर डिस्टेंस बिटवीन द, आर रिप्रेजेंट करता है उस बॉडी और अर्थ के जो सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, आर डिस्टेंस है, यहां रेडियस नहीं है, डिस्टेंस है। फाइन, क्लियर? और अर्थ का मास ऐसे कितना निकला है, 5.972 इंटू 10 रेस्ट पावर 24 kg। ये चीजें याद करनी है। अब आप कहोगे सर क्यों याद करनी है, पूछ लेते हैं यूपीएससी वाले, हरियाणा सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज, पूछ लेते हैं। क्यों पूछ लेते हैं? अगर मैं बात करूं पिछले 2018 में उन्होंने पूछ लिया था कि टोटल अर्थ का सरफेस एरिया कितना है, तो जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस पता है तो आप स्फीयर का फॉर्मूला निकाल सकते हो सिंपली। अब यहां भी अगर कुछ बच्चों को जैसे क्या है, हाँ जी, यहां भी क्या है, हम निकाल सकते हैं किसका, अर्थ का जो है मास निकाल सकते हैं। क्लियर? आर यहां हम रेडियस लेते हैं, क्योंकि रेडियस हम बात कर रहे हैं
एट द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना जी की वैल्यू होगी, वो एक्सेलरेशन कितनी जी की वैल्यू एग्जैक्ट सरफेस पे, तो वो डिस्टेंस सरफेस टू अर्थ सेंटर रेडियस होगा ना, तो वो डिस्टेंस ले लेते हैं आर का। समझो आर का डिस्टेंस क्या ले लेते हैं। इसी कारण देखो, इसी इक्वेशन के कारण आप देखोगे कि आगे हम देखेंगे कि जी की वैल्यू वेरी करती है। जी की वैल्यू क्या है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेरी करती है। जी की वैल्यू आपकी अगर सरफेस एरिया वाइज करें तो मैक्सिमम आपकी कहां मिलेगी, मैक्सिमम जी की वैल्यू आपकी पोल्स पे मिलेगी। क्यों, पोल्स पे जो अर्थ का डायमीटर है, अगर मैं बात करूं रेडियस है वो कम है, 12,714 है। इक्वेटर पे बल्ज है, इक्वेटर पे है 12,756 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली इक्वेटर पे दूर हुआ ना जो भी सरफेस पे होगी, तो यहां जी की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है। यहां जी की वैल्यू क्या होती है, कंपैरेटिवली इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है। तो इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बोले कि आपका वेट, वेट क्या, फोर्स है, वेट क्या है आपका, m इंटू जी तो है, वेट क्या है, m इंटू जी। तो आपसे बोले कि एक पत्थर है, वो उसका वेट, मास नहीं, वेट, मास क्या होता है, इंटरनल मटेरियल, टोटल जो उसका इंटरनल मटेरियल है, मास, मास कहीं चेंज नहीं होगा, मास सेम रहता है बॉडी का, कोई भी बॉडी है यूनिवर्स में उसका सेम रहेगा, बट जो वेट है वो चेंज होता है। जैसे वेट क्यों चेंज होगा, जी की वैल्यू चेंज होगी। जी की वैल्यू चेंज कहां हुई, जी की वैल्यू फॉर एग्जांपल जो अर्थ, अर्थ का पोल है वहां जी ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली आपका जो वेट होगा, अगर आप वेइंग मशीन से अपना वेट नाप रहे हो तो जी की वैल्यू आपकी ज्यादा होने के कारण आपका वेट पोल्स पे ज्यादा होगा, आपका वेट इक्वेटर पे कम होगा। ऐसे क्वेश्चन, ऐसी स्टेटमेंट बनती हैं। क्लियर है कि नहीं है, बताइए मुझे, क्लियर है, हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है। मास कहीं चेंज नहीं होगा। वेट का कॉन्सेप्ट, वेट क्या है, वेट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेट आपका टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ हम कैलकुलेट करते हैं। वेट एक किस्म से आप कह लो फोर्स है। वेट क्या है, फोर्स है जिसकी डायमेंशन है एफ इंटू जी, सॉरी एम इंटू जी। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, एंड जी क्या है, दो चीजों पर डिपेंड करती है, बॉडी का मास क्या है और ग्रेविटी, जी की वैल्यू क्या है उस पे। वेट फोर्स है, वेट फोर्स है। वेट ऑफ ए बॉडी वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि ये जी पे डिपेंड करता है। एम तो कांस्टेंट है, एम हमेशा कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, मास किसी भी चीज का चेंज नहीं होता, जी वेरी करता है। जी वेरी करेगा जहां फॉर एग्जांपल जो ग्रेविटी, जी की वैल्यू मून पे अर्थ से लगभग 1/6 है जी की वैल्यू। तो अगर आप यहां 100 केजी, 100 न्यूटन बोलोगे, केजी नहीं बोलोगे, 100 न्यूटन या केजी मीटर सेकंड स्क्वायर आप आपका वेट है 100 न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है। वेट क्या है, फोर्स है, उसकी यूनिट क्या है, न्यूटन, न्यूटन। 100 न्यूटन अगर आपका वेट है तो वहां क्या होगा, सिर्फ 16.25, 16.54, क्योंकि लगभग लगभग 1/6 है जी की वैल्यू। जी की वैल्यू 1/6 होगी तो आपका वेट भी 1/6 हो जाएगा ना। समझो ये चीज, आपका वेट क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ द योर वेट ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जितना है उससे 1/6 हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू मून पे 1/6 है। क्लियर है कि नहीं है। सिंपल भाषा में बोलूं कि आपका जो स्प्रिंग वाला वे करने का है, या जो आपका जो जी पे डिपेंडेंट आपके जितने भी, जैसे स्प्रिंग वाला है उसमें क्या होता है कि इनडायरेक्टली वो जो आपकी वेइंग, डिजिटल वेइंग मशीन्स है उसमें मास इनडायरेक्टली कैलकुलेट होता है। वो पहले वेट निकालता है और उससे मास निकालता है। बट
जो है वेट की वैल्यू तो वेरी कर सकती है, तो आपका मास भी अलग अलग दिखाएगा। अगर आप ऐसी वेइंग मशीन यूज कर रहे हो, आप स्प्रिंग बैलेंस यूज कर रहे हो, तो स्प्रिंग बैलेंस में आपका जो मास दिखाएगा वो कम दिखाएगा। कहाँ? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सॉरी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, अर्थ के कंपैरिजन में। समझ आया कि नहीं आया बताइए मुझे। रिची, अपर्णा, सोनिया, समझ आया है ना ये चीज जो मैं बता रहा हूं आपको? मुश्किल नहीं है, बस समझना है ये कंसेप्ट क्या है। क्लियर? ठीक है। अनदर थिंग, अर्थ सरफेस से आप जितना दूर जाओगे, मान लो ये सरफेस है, चाहे ऊपर की तरफ दूर जाओ चाहे नीचे सेंटर की तरफ जाओ, दोनों तरफ आपकी जी की वैल्यू कम होगी। ध्यान देना क्या बोला है मैंने, दोनों तरफ, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, दोनों तरफ आपकी जी की वैल्यू क्या है? कम होगी। और सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू क्या होगी? जीरो, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ पे मास जीरो हो गया ना। समझ रहे हो? देन कॉन्सेप्ट ऑफ अपेरेंट वेट, कॉन्सेप्ट ऑफ अपेरेंट वेट। कॉन्सेप्ट ऑफ अपेरेंट वेट, ये कॉन्सेप्ट है लिफ्ट वाला। ये क्वेश्चन बना है पहले बहुत से एग्जाम में। जब आप लिफ्ट में ऊपर से, अगर मान लो आप लिफ्ट में जा रहे हो और नीचे आपने वेइंग मशीन रख ली, ठीक है, डिजिटल वेइंग मशीन, आप ऊपर जाओगे तो वो वेइंग मशीन आपका वेट ज्यादा दिखाएगी, सिंपल। आप नीचे जाओगे वो वेइंग मशीन आपका वेट कम दिखाएगी। समझ लो, स्टैंडर्ड जब रुके हुए तो जितना आपका नॉर्मल है उतना ही दिखाएगी। ये कॉन्सेप्ट है अपेरेंट, आपका अपेरेंट, हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट है आपका अपेरेंट वेट का। अपेरेंट वेट में क्या होता है, अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है, तो सीधी सी बात है, हाँ जी, लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है केस वन में, तो आपका क्या होगा, नेट जो होगा एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, तो आपका जो वेट है, वेट क्या है? ज्यादा होगा। वेट क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। जब नीचे आ रही है डाउनवर्ड, अपेरेंट वेट इज लेसर देन एक्चुअल वेट। जब स्टैंडिंग है दोनों बराबर होंगे, अपेरेंट वेट इज इक्वल। व्हेन लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग, लिफ्ट अपने आप गिर रही है, ऐसा ना करे भगवान, लेकिन अपने आप गिर रही है, तो क्या होगा आपका? अपेरेंट वेट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यू आर, कोई भी बॉडी जो फ्री फॉल से नीचे आ रही है, मतलब उसका कोई सीधा सीधा, मान लो कोई पैराशूट खोलने के लिए गिर रहा है, तो उसका जो जो भी बंदा नीचे गिर रहा है उसका जो वेट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। वेट जीरो होगा जब वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, उसका वेट क्या होगा? जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो जाएगी ना। अब स्पेस में वेटलेसनेस, हाँ जी, स्पेस में वेटलेसनेस एस्ट्रोनॉट्स की क्यों हमें दिखती है? हाँ जी, जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं वो वेटलेसनेस ऑब्जर्व करते हैं, तो बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि सर वैक्यूम होता है इसलिए। नहीं बच्चे, उनकी वेटलेसनेस का कारण है दे आर मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जी की उससे नीचे गिर रहे होते हैं, इसलिए वेटलेसनेस उन्हें फील होती है। अब आप कहोगे सर स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन हमारा जो है, ज़्यादातर स्पेस स्टेशन इसी रेंज में होते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, लैक्स ऑफ किलोमीटर दूर नहीं है। जो स्पेस में जाते हैं वो स्पेस स्टेशन पे जाते हैं, वो ज़्यादा ऊपर नहीं है। ग्रेविटी का पुल होता है, वहाँ जी की वैल्यू होती है, जी के इन्फ्लुएंस में वो नीचे की तरफ गिरेगा।
क्लियर है कि नहीं? बच्चे सोचते हैं कि हाँ वहां वैक्यूम है, वैक्यूम के कारण ये चीज हो रही है, वैक्यूम के कारण ये चीज हो रही है, ऐसा नहीं है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या क्या एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें वैसे हमें पता है। डायमेंशन ऑफ हेवनली बॉडीज कैन बी मेजर्ड, अर्थ का रेडियस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सारी चीज हम निकाल सकते हैं। हेल्पिंग इन डिस्कवरी ऑफ न्यू स्टार एंड प्लैनेट्स, जो ग्रेविटेशनल वेव्स का कॉन्सेप्ट आया है, अभी किसका कॉन्सेप्ट आया बच्चे? ग्रेविटेशनल वेव का। ग्रेविटेशनल वेव का कॉन्सेप्ट है जो हमें बता सकते हैं कि ब्लैक होल कहाँ है, ब्लैक होल कहाँ है, मर्जिंग स्टार्स कहाँ है, न्यू स्टार्स कहाँ है। उसकी हेल्प से हम एस्ट्रोनॉल, अगर मैं सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल क्या होता है, मान लो दो स्टार, बाइनरी स्टार है जो एक दूसरे के अराउंड घूम रहे हैं, बाइनरी स्टार है, धीरे धीरे दे विल मर्ज, वो मर्ज करेंगे तो एकदम से उनका वेट बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो उनका ग्रेविटेशनल पुल, दे विल हैव ग्रेविटेशनल वेव्स इन यूनिवर्स, और वो ग्रेविटेशनल वेव अब हम कैप्चर कर सकते हैं, वो वेव हम कैप्चर कर सकते हैं, वो हमें बताएगा कि कितनी डिस्टेंस पे हमारा जो है ये स्टार मर्ज हुए हैं, ब्लैक होल बना है, क्योंकि रिपल इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव कैन नाउ बी रिकॉर्डेड, वो हेल्प करता है एस्ट्रोनॉटिक स्टडीज में, समझ लो। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स हमेशा जो है ग्रेविटी के अंडर नीचे की तरफ जाती है ना, रूट्स, पाथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज उसका भी कैसे मूव करेगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें पता लग जाता है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ स्टेबिलिटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट थ्रू विच एंटायर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी एक्ट, वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यूजुअली अगर आपका ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यूजुअली अगर आपका रेगुलर डायमेंशन का, आपका इरेगुलर डायमेंशन का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी विल बी सेम। हाँ, इरेगुलर ऑब्जेक्ट है तो आपका सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़े अलग अलग होंगे, फाइन। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हम क्यों लेके आए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हम क्यों लेके आए, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है किसी भी बॉडी की, क्या है, स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है किसी भी बॉडी की। कैसे? अब ये कॉन्सेप्ट हम, आपने रेसिंग कार्स देखी है, या फिर आप बोलते हो जो आपकी सिडान्स होती हैं, दे आर मोर स्टेबल देन जो आपकी, जैसे स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हाई है, स्कॉर्पियो बहुत जल्दी पलटती है, ये देसी भाषा में हम बोलते हैं ना, स्कॉर्पियो बहुत जल्दी, स्टेबल नहीं है स्कॉर्पियो। अगर आपकी नीची गाड़ी है, जैसे आपकी स्कोडा है, फोक्सवैगन की नीची गाड़ियां हैं, वो जल्दी सी पलटती नहीं है, स्टेबल रहती है। उसका रीजन है उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत लो है। सेम वे रेसिंग कार्स देखी आपने, बिल्कुल चिपक के चलती हैं, है ना, बिल्कुल चिपक के चलती हैं, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत लो होता है, इसके कारण वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं। सुना है कि नहीं सुना, देखा है कि नहीं देखा ये चीज आपने? हाँ जी बताओ मुझे। जैसे हम क्या करते हैं, फ्लास्क तो अब हमने लैब्स वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में देखे होंगे, अगर फ्लास्क का क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, जब इसको आप थोड़ा सा हल्का सा मूव करते हो तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज होता रहता है, वो क्या होता है बच्चे, चेंज होता है, देखो शिफ्ट होता है। जैसे आपने उस तरफ किया तो इट विल राइज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, राइज करेगा, ध्यान से सुनना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज करेगा, ठीक है। जब तक ध्यान देना, जब तक ये
बेस के डायमीटर के अंदर पड़ता है तब तक आपका टोपल नहीं होगा, फ्लास्क टोपल नहीं होगा। ठीक है, जब ये इसके बाहर चला गया तो फ्लास्क गिर जाएगा, फ्लास्क गिर जाएगा। तभी उल्टा अगर फ्लास्क रखते हो, उल्टा फ्लास्क रखते हो तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका चेंज हुआ नीचे की तरफ, और क्या होता है, जो बेस है उससे बाहर चला गया, ये देखो बेस से बाहर चला गया कि नहीं चला गया, और ये एकदम से टोपल हो जाता है। तो जब आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो कुछ चीजें हैं जिससे हम स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कैसे? देखो, आपने नोटिस किया होगा कि घर के जो टेबल फैन होते हैं उनका बेस हम क्या लेते हैं, टेबल फैन है उसका बेस हम क्या लेते हैं, बताओ? उसका बेस आपका क्या रहेगा? उसका बेस हमेशा डायमीटर ज्यादा होता है कि नहीं होता? सिंपल पोल पे खड़ा कर पाते हो? नहीं कर पाते, क्योंकि वो टोपल हो जाएगा। फिर आप इसका वेट, मास बढ़ा दो, जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसका मास जितना ज्यादा होगा उतना ही लोअर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लोअर इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे कारों में क्या करते हैं, जितनी आपका जो है, ये आप नोटिस करना, जो जिनका जो है, जो जितनी नीची कार होंगी, नीची का मतलब मेरा है आपकी जो ज्यादातर हाई एंड कार हैं उनका जो है ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा नहीं होता। फरारी देख लो, सारी देख लो, क्योंकि वो स्टेबल ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है। इंक्रीज द एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया बढ़ाओ, जो मैंने पंखे वाला एग्जांपल बताया है। हैवी बेस लोअर्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉक्स डज नॉट टिप ओवर। द ब्रॉड बेस जितना ब्रॉड होगा, ये सारी चीजें क्या करती हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर है ये सारी चीजें? बताइए मुझे। बताइए मुझे, क्लियर है? क्लियर? चलिए, नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। फाइन। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा 10th तक जो हमें गिवन होता है वो हम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी सारा जो भी हम 10th तक पढ़ना है, सिंपल सी बात है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। ट्रेडिशनली सबसे पहले जो है करंट जब डिस्कवर हुआ तो क्या माना गया कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं। जब वायर में क्या है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज मूव करते हैं जिसके कारण आपका इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ठीक है, ट्रेडिशनली ये माना गया था। कन्वेक्शनल करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब हमें पता है कि जो करंट है मेनली हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के कारण होता है। कन्वेंशनल करंट देखो, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ध्यान से देखो। कन्वेक्शनल करंट की डायरेक्शन है आपकी ये, कन्वेक्शनल करंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। ये कन्वेक्शनल करंट है।
क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्या है? अपोजिट डायरेक्शन, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। एक्चुअली में जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जो हम सोचते हैं कि करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट। क्यों? क्योंकि तब तक कन्वेक्शनल है ये, क्योंकि तब तक कन्वेंशनल है, क्योंकि तब तक हमने डिस्कवरीज नहीं की थी किस चीज की? इलेक्ट्रॉन्स की। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। फाइन। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है आपकी? देखो सीधी सी बात है, एम्पेयर पढ़ा था हमने, ठीक है, विच इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस द सरफेस एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। याद करो, हमने आई से रिप्रेजेंट करते हैं क्यू बाय टी, क्यू बाय टी। ये क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम आपका क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम क्या है? आपका इलेक्ट्रिक करंट है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी और क्यू इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट। हाँ जी, क्या री एक्सप्लेन करना है हमें? इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं हम, बताइए। इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं। बताइए बताइए मुझे। देखो, वो बिल्कुल बेसिक जो हमें पता भी है कि हम क्या कर रहे हैं। जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट में जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, कन्वेंशनल करंट में हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जबकि ऐसा इसमें कुछ चीज मूव नहीं कर रही होती है। नॉर्मली जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये चीज हम लेते हैं किसमें? ये चीज हम किसमें लेते हैं बताऊं? हम कन्वेंशनल उसमें लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो कन्वेंशनल करंट फ्लो के अपोजिट होगा। ये ध्यान रखना है बस। एम मीटर हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को नापता है, मेजर करता है, एंड इट्स ऑलवेज कनेक्टेड इनटू सीरीज। ये क्या होता है? हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज का मतलब है कि जहां आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, बल्ब है, उसी सीरीज में आपका एम मीटर कनेक्ट होगा। एम मीटर हमेशा क्या है? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस टर्म हम हर जगह करते हैं। केमिकल पोटेंशियल होता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है, तभी आपकी कोई चीज मूव कर पाती है क्या एक्चुअल में? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? क्यों चाहिए होता है हमें? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक आपकी कोई चीज मूव नहीं करेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। आपका अगर पोटेंशियल डिफरेंस, आप कहोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे आएंगे। दिस इज डिफरेंस बिटवीन दो पॉइंट्स के बीच का जो है पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो, वो डिफरेंस आपका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। सिंपली इसको एक्सप्लेन मैं कर सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल पोटेंशियल हायर, उस पे पोटेंशियल एनर्जी, हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है कि नहीं होती? लोअर हाइट पे कम होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो बॉल या कुछ भी चीज है वो हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी मूव करती है। इन सेम वे
इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू ए कंडक्टर ओनली इफ देयर इज ए डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो पॉइंट का सेम है, दो पॉइंट्स का सेम है, तो करंट मूव नहीं करेगी। इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है, तो करंट मूव करेगी, करंट मूव करेगी। अब इसे कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। क्या तरीका है कैलकुलेट कैसे? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कैसे मानते हैं? दो पॉइंट्स हैं ए बी है। Potential difference between 2 points A and B of a conductor is the amount of work done to move a unit charge from A to B. दो पॉइंट्स है, वहां से उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि यहां से यहां तक मूव कराने में किसको? इलेक्ट्रिक चार्ज को कितना वर्क हुआ। समझ रहे हो? देखो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं है तो जीरो वर्क होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, कुछ भी काम नहीं होगा। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और इसकी एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट है। वोल्ट क्या है? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से सुनना, 1 वोल्ट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन difference when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point। V की वैल्यू क्या है हमारी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब ये चार्ज क्या लिया है हमने? जब हम 1V लेते हैं, 1V क्या लेते हैं हम? 1 जूल आपका ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन when 1 coulomb of charge move from one point to another point। मतलब A to B अगर, ध्यान से सुनना, A to B अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन किया जाता है, कितना? 1 जूल ऑफ डन टू किस चीज के लिए? आपको यहां से जो है चार्ज, कितना चार्ज? 1 कोलम। 1 कोलम कितना है? लगभग 6 इंटू 10⁻18 आपका इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। वो मूव कराने में अगर 1 जूल ऑफ वर्क किया गया है तो होता है, तो वो आपका 1 वोल्ट के बराबर है। क्लियर है कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस किससे? वोल्ट मीटर से नापा जाता है, एंड दिस इज ऑलवेज इन पैरेलल। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है, और एम मीटर हमेशा आपका क्या होता है? एम मीटर हमेशा आपका, हाँ जी, एम मीटर हमेशा आपका सीरीज में होता है। क्लियर है ये? क्लियर है कि नहीं है? बताइए मुझे। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। हाँ जी, अपर्णा, रिची, सोनिया, बताइए मुझे ये क्लियर है कि नहीं है? ये क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए मुझे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपने देखो, जो ना आपके नोट्स में लिखा हुआ ना, उसे लाइन टू लाइन पढ़ के जाना, और फिर जो क्वेश्चंस मैं दूंगा उन्हें करना, बस। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? क्लोज पाथ कंडक्टिंग पाथ जो है, विच हैज नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, आपका बल्ब हो सकता है, आपका रजिस्टर हो सकता है, आपका स्विच हो सकता है, आपकी बैटरी है, एमीटर। वो क्लोज्ड पाथ आपका क्या है? क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट है। इनके सिंबल होते हैं अलग अलग, वो सिंबल नोट्स में प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका बैटरी का सिंबल है, ये आपका रजिस्टर का सिंबल है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट बल्ब का सिंबल है, ये एमीटर का सिंबल है, ये स्विच का सिंबल है। ये किसका? स्विच का सिंबल है, स्विच जो ऑन है। ठीक है। देन आते हैं हम ओम्स लॉ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है?
एक करंट जो है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। ये देखो, अगर आप करंट बढ़ाते हो, ध्यान से देखना बच्चे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के बीच में आप बढ़ाओगे तो फ्लो ऑफ करंट आपका ज्यादा होता जाएगा। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब आपका सिंपल सी बात है ये चीज, आपका जो है द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? V के। देन V इक्वल टू आई आर। आर क्या है? कांस्टेंट है। आर क्या है? कांस्टेंट है। ये ध्यान रखना कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे होगा तो आपका जो है करंट का जो है इंपैक्ट होगा, करंट पे इंपैक्ट होगा। सेम कंडीशन में अगर हम देखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V बाई I इक्वल टू R, ये ओम्स लॉ कहता है। क्लियर है? ये इजी चीज थी। ओम्स लॉ क्या कहता है? V बाई R इक्वल टू V बाई I इक्वल टू R। सिंपल। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रेजिस्टेंस, इसी से ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आती है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फॉलोइंग। उसके थ्रू R क्या है? V बाई I है। SI यूनिट क्या है इसकी? ओम है। ओम है। 1 ओम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू देम इज 1 एम्पेयर, देन द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। उसका रेजिस्टेंस कंडक्टर का कितना होगा? 1 ओम होगा। मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बीच में 1 एम्पेयर आपकी करंट फ्लो कर रही है, तो आपका जो है रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विल बी 1 ओम। अब जो है रेजिस्टेंस को इफेक्ट क्या क्या करता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, ध्यान देना। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, एंड देन रेजिस्टिविटी, मतलब मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर जो वो क्या है आपका? रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर की या उस रेजिस्टर की कह सकते हो। तीनों चीजों पर डिपेंड करेगा, लेंथ, एरिया। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। एरिया, सिंपल एरिया ऑफ द कंडक्टर। सिंपल सी बात है, आपसे अब कोई पूछे कि बहुत लंबी वायर है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा? सेम कंडक्टर है, सेम सब कुछ है, उसका डायमीटर सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। छोटी वायर ली, लंबी वायर ली, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा बताओ मुझे? लंबी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या छोटी वायर का? बताइए मुझे। लॉन्गर वन, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, मोटी वायर या पतली वायर? अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसमिट करना है, आप पतली वायर लोगे या मोटी वायर लोगे?
क्वेश्चन है मेरा, आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना है इलेक्ट्रिक करंट का, आप थिन लोगे या थिक लोगे? बेटा यही चीज है ना, थिन लोगे या थिक लोगे? थिक लोगे बेटा। सोनिया थिन क्यों लोगे? थिक लोगे। क्यों थिक लोगे? सिंपल सी बात है, जो डायमीटर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी मोटी वायर होगी उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। समझो इस चीज को, जितनी मोटे उतने ही कम हीट लॉसेस होंगे भाई। आगे हम देखेंगे, जितनी मोटी वायर होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा। सोनिया समझो कि नहीं समझो? रिची समझो कि नहीं समझो? बताओ मुझे, क्लियर है कि नहीं है? तभी तो आप देखोगे लोग जो ट्रांसमिशंस करते हैं, देखो हम घरों में पतली वायर इसलिए यूज करते हैं बेटा, कॉस्ट भी तो एक चीज फैक्टर आ जाती है। अब इतना हाई कॉस्ट अफोर्ड नहीं करेंगे ना, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, वो फैक्टर्स भी तो हैं सारे। घरों में हम पतली वायर इस कारण यूज करते हैं। आपने उन पे देखा होगा पतली वायर यूज होती है, जो ट्रांसमिशन के लिए वायर लाइंस होती हैं उनकी मोटी मोटी वायर्स होती है ना। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस आपका क्या है? रेजिस्टेंस क्या है आपका? कम होगा मोटी वायर में। ठीक है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये बात करते हैं हम कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी की। थर्ड पॉइंट, उस पे मैं आता हूं। ये चीज समझ आ गई? R is directly proportional to L, R is inversely proportional to 1 by A। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? 1 by A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R। ठीक है, एन R की वैल्यू होगी रेजिस्टिविटी, जिसको रो से डिफाइन कर रहे हैं हम, किससे? रो से, इंटू L बाई। रेजिस्टिविटी क्या होती है? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। ओम मीटर। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बुलाते हैं, रेजिस्टिविटी बुलाते हैं किसी भी कंडक्टर की। ये उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, जैसे आपका सिल्वर, कॉपर, सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर, कॉपर, एल्यूमिनियम इनसे भी अच्छा, बट महंगा होता है तो हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जो कंडक्टिविटी है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। जो कंडक्टर्स है उनकी रेजिस्टिविटी लो होगी बहुत, और जो इंसुलेटर्स है, अब देखो कंडक्टर्स में क्या आ जाएंगे? मेटल्स एंड मेटल अलॉयज, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये मेटल्स है, इनकी रेजिस्टिविटी कम है, कंडक्टिविटी हाई है। जो इंसुलेटर्स हैं लाइक रबर, ग्लास, उनकी क्या है? आपकी हैव हाई रेजिस्टिविटी, 10⁻12 ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर। कितनी हाई है? रबर, ग्लास, मतलब उनसे इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो नहीं करेगा। इसका इन्वर्स होता है आपका, उसका इन्वर्स क्या होता है? कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का इन्वर्स होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी उल्टा हो जाएगा, कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी हाई होगी, एंड जो रेजिस्टर्स हैं, जो मतलब आपका मैं बात करूं इंसुलेटर, उनकी कंडक्टिविटी लो होगी। जैसे निक्रोम अलॉय है, इज ए कंडक्टर विद हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी कंपैरेटिवली। ठीक है, कंडक्टर तो है बट रेजिस्टिविटी हाई है। तो ये किसके लिए यूज होता है? निक्रोम आपकी हीटिंग रोड्स में यूज होता है। किस में यूज होता है? हीटिंग रोड्स में यूज होता है। हीटिंग रोड्स का मतलब बच्चे सिंपल सी बात समझो, हीटिंग रोड्स में क्यों यूज होता है? क्योंकि रेजिस्टेंस से हीट प्रोड्यूस होगी। आगे हम वो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। यहां तक समझ आया कि नहीं समझ आया? रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। उसका रेसिप्रोकल होता है 1 बाय रो, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं 1 बाय रो। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का अपोजिट होता है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है?
रेजिस्टिविटी ऑफ सम मटेरियल याद रखोगे, कॉपर, निकल, क्रोमियम, रेजिस्टिविटी क्या है, लो है। ग्लास, रबर, रेजिस्टिविटी क्या है, हाई है। नाउ आपका जो है पैरेलल रेजिस्टर जो है, रजिस्टर्स को हम सीरीज में लगा सकते हैं, पैरेलल में लगा सकते हैं। किस में लगा सकते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। तो टोटल रेजिस्टेंस काउंट कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मान लो R1 R2 R3 है, सीरीज में है, तो क्या क्या चीजें, ये रट लो, चाहे स्टेटमेंट आएगी, क्या क्या चीजें होंगी। द करंट इन ऑल रजिस्टर्स इज द सेम, इन सब में जो करंट होगा वो सेम होगा, वोल्टेज अलग अलग होगी, V1 V2 V3, V1 V2 V3। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल है। जैसे आपका V, देखो V क्या है, IR है, V1 क्या है, करंट तो सेम है ना, IR1 IR2 IR3, I कॉमन लेके काट दो, सिंपल सी बात है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, I कॉमन लेके आपने कैंसिल आउट कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझो कि नहीं समझो, बताओ मुझे, क्लियर है कि नहीं है। अब यही चीज, ये पॉइंट याद रखने हैं, करंट क्या होगा, रजिस्टर में सेम होगा, वोल्टेज अलग अलग होगी, और आपका जो है टोटल वोल्टेज क्या होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 इन सीरीज। अब जो पैरेलल है, पैरेलल में क्या हो जाता है, पैरेलल में क्या हो जाता है, आपका वोल्टेज सेम रहती है, मतलब V बट करंट अलग अलग हो जाता है, I1 I2 I3। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो इस केस में आपको क्या करना है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और सीधी सी बात है I इक्वल टू, आप इसको क्या कर सकते हो, हाँ जी, V बाय I इक्वल टू R किया था हमने, V इक्वल टू IR किया था, I किसके बराबर है, V बाय R। तो इसको ऐसे कर सकते हो, V बाय R इक्वल टू V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2, V तो सेम रहेगा ना, प्लस R2 प्लस VR3, V कॉमन कट जाएगा, ये कॉमन कट जाएगा, 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। जो रेसिप्रोकल है वो चेक करोगे, 1 बाय RS कह लो या टोटल कह लो, विल बी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यहाँ करंट अलग अलग होगा जब आपका सीरीज में आपका सर्किट है, सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो आपका करंट अलग अलग होगा। क्लियर है कि नहीं है ये चीज, बताइए मुझे, क्लियर है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, जो आयरन करते हैं, जो हम क्या करते हैं, आयरन हो गया, जो अगर मैं बात करूं आपका, हाँ जी, किसमें, हीटिंग रोड्स में यूज करते हैं, किसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। अब हीटिंग इफेक्ट का सिंपल सी बात है, हीटिंग, if a current I flows through a resistor of resistance R and T be the time for which charge Q flows through it, टाइम क्या है, T है, ठीक है, then work done to move the charge क्या होगा, टोटल वर्क डन होगा आपका जो है चार्ज को मूव कराने का, Q इंटू V, जितना चार्ज है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो Q को क्या कर सकते हैं हम, शुरू में ही हमने किया था I इक्वल टू Q बाई T, तो क्या होगा, IT हो गया, IT हो गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन, और वर्क डन किस फॉर्म में, हीटिंग इफेक्ट की फॉर्म में, H क्या हो जाएगा,
क्यू की बजाय आप क्या कर दो, आई टी कर दो, तो ये क्या हो गया, वी आई टी। ठीक है, आई को क्या, वी को क्या कर सकते हो, v इक्वल टू आई आर होता है, ये पुट कर दो, तो h क्या हो गया आपका, आई आर इंटू आई टी, मतलब आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। जो हीटिंग इफेक्ट है वो डिपेंड करेगा आपका करंट पे, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट, हीट वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा आपका, हाँ जी, उतना ज्यादा आपका क्या है, हीट प्रोड्यूस होगी। एंड टी इज टाइम, लंबे टाइम के लिए है तो ऑब्वियसली हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, करंट ज्यादा देर के लिए फ्लो कर रहा है तो फाइन। नाउ अब वर्क डन का आपको डेफिनेशन ये समझ आ गई थी। वर्क डन ये है, वर्क डन इज वी आई टी। ये चीज हमने हीटिंग इफेक्ट में किया, आई आर वैल्यू पुट नहीं की। वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर कहलाता है। पावर क्या है, पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। सेम होगा इसमें, पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया, वी आई टी बाई टी, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, वी आई होगा। पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, और इसकी क्या है आपका यूनिट होती है वोट। 1 वोट इज द इलेक्ट्रिक पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। सीधी सी बात है, पावर क्या है, वैसे टेक्निकली टर्म में क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम। वर्क डन क्या है, वी आई टी, मतलब वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। पर यूनिट टाइम होगा तो टाइम नीचे रखोगे, टाइम से कैंसिल आउट करोगे, टी से कैंसिल आउट किया, तो वर्क जो आपका पावर है क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर क्या होगी है, वी आई, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है आपकी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब अपने घरों में आपका कनेक्शन है तो घरों में आपका क्या आता है, बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल आता है। तो आप क्या कहते हो, 1 यूनिट आई, 2 यूनिट आई, 10 यूनिट आई, 300 यूनिट आई, जैसे कई जगह कहते हैं कि 200 यूनिट तक इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी है 200 यूनिट माफ है, 400 यूनिट माफ है, करते हैं। दिल्ली सरकार ने की हुई है, पंजाब सरकार ने की हुई है। उसका मतलब क्या है, यूनिट का मतलब, एक यूनिट का मतलब फिजिक्स में क्या मतलब हुआ, एक यूनिट का मतलब है आपका, हाँ जी ठीक है, यूनिट तो हमारी वोट, पावर की यूनिट वोट है, नॉर्मल यूनिट वोट है। When the current of 1 ampere passes across the end of conductor which have potential of 1 volt, 1 वोल्ट है आपका, 1 वोल्ट की पावर उससे 1 एम्पेयर पास हो रहा है, वो 1 वोल्ट है, वो क्या है आपका 1 वोल्ट है, वो आपका क्या है 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट समझ आ गया। बट ये बहुत छोटी यूनिट है, घरों के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट है कंजम्पशन की, वो हम वोट नहीं रख सकते, वो हम क्या करते हैं किलोवाट आवर रखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर 1 किलोवाट आवर इज द 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन आवर हाउसेस। मतलब इसका सिंपल सी बात है कि 1 यूनिट जो आपके घरों में आती है उसका मतलब है 1 किलोवाट आवर आपकी एनर्जी खर्च हुई है। इसका मतलब सिंपल समझो कि 1000 वॉट आवर, 1000 वोट आवर, और वोट आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करोगे 1000 इंटू, हाँ जी 1000 इंटू 60 मतलब सेकंड्स में, तो मतलब 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। एक यूनिट जो एनर्जी बोलते हो, जो एनर्जी कंजम्पशन बोलते हो, वो कुछ नहीं है
3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स की कंजम्पशन है एक यूनिट, ये ध्यान रखना है। और वो क्या है 1 किलोवाट आवर। सिंपल भाषा में बताता हूं, आपका जैसे 100 वोल्ट का बल्ब है, 100 वोल्ट का बल्ब है, पहले यूज करते थे ना पुराने जमाने में, ये कहते थे कि इसका 100 वोल्ट कंजम्पशन है, उसका मतलब है वो 1 घंटे में 100 वोल्ट कंज्यूम करता है, ठीक है। वो 10 घंटे लगाएगा 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करने में। कितने? 10। एक यूनिट बिजली खाने में कंज्यूम करने में वो 10 घंटे लगाएगा। मान लो आपका है फॉर एग्जांपल, आपका जो कंजम्पशन है एसी की वो 1.5 किलोवाट है, ये लिखा है उसके ऊपर। इसका मतलब है वो एक घंटे में 1.5 किलोवाट मतलब 1.5 आपकी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेगा। क्लियर है कि नहीं है? ये समझो कि नहीं समझो, बताओ मुझे। बताओ, कोई इश्यू है इसमें? आई थिंक इट्स क्लियर। हाँ जी, डन। डोमेस्टिक सर्किट क्या होता है? आपका घरों में सर्किट आता है, ठीक है। हाँ जी, देखो मेन आपकी जो है कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्या क्या चीजें हैं? जो घरों में सर्किट्स होते हैं वो पैरेलल में होते हैं या सीरीज में होते हैं? पहली बात, पैरेलल में होते हैं सीरीज में होते हैं? बताओ मुझे। जो घरों के सर्किट्स होते हैं वो पैरेलल में होते हैं या सीरीज में होते हैं? बताओ मुझे। बताओ, घरों में सर्किट सीरीज में होते हैं पैरेलल में होते हैं? बताओ मुझे। पैरेलल में होंगे बेटा। सीरीज में तो क्या होगा, अगर एक आपका अप्लायंस खराब हो गया तो आपका आगे काम नहीं करेगा ना वो। फिर पुरानी जो लड़ियां आती थी उसमें सीरीज में बल्ब लगे होते थे, फिर हम ढूंढते थे कि कौन सा बल्ब खराब है, उसको हटाते थे, फिर आगे वाली वो जलती थी, है ना। ये चीज आपने नोटिस की होगी, ठीक है। अप्लायंसेस हमेशा पैरेलल में होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलल में, ठीक है। इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है, मेन स्विच होता है, मेन स्विच में आपका या तो फ्यूज होगा, फ्यूज क्या होता है, या एमसीबी होगा। एमसीबी आपका एज ए फ्यूज का अल्टरनेटिव काम करता है, मीन सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, आपका जो है कनेक्शन कट जाता है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेस्ड आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सिंपल फ्यूज और एमसीबी का काम क्या होता है, जब हाई वोल्टेज सॉरी हाई इलेक्ट्रिक करंट अगर पास आती है तो आपके अप्लायंसेस को डैमेज कर सकती है, कर सकती है। तो फ्यूज क्या करता है, फ्यूज में आपका क्या होता है, एक वायर होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होता है अगर वही H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर करंट ज्यादा आया तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, हीटिंग ज्यादा हुई तो मतलब वो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा और आपका सर्किट हट जाएगा। सर्किट हट जाएगा मतलब बंद हो जाएगा, तो मतलब आपका अप्लायंसेस सेफ है, इसलिए फ्यूज यूज करते हैं। सेम मेन सर्किट ब्रेकर भी इसीलिए यूज करते हैं, एमसीबी भी हम। एक आपकी लाइव वायर होती है, न्यूट्रल वायर होती है जिसमें करंट आता है। लाइव वायर में क्या होता है, आपका करंट आता है और हर घर में अर्थिंग का कनेक्शन होता है। अर्थिंग का कनेक्शन, या आप देखोगे स्पेशली जो है एक ग्रीन वायर होती है, जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, जैसे आपकी जो आयरन है प्रेस करते हो, ठीक है, या फिर आपका जो है हीटर है, गीजर है, उसमें
तीसरी वायर होती है, कौन सी, ग्रीन कलर की, वो अर्थिंग की वायर होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि अर्थ इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर बाय चांस लाइव वायर आपका कंडक्टिंग मटेरियल के साथ टच में आ जाता है तो क्या होता है, टच में आने से क्या है, उसका जो करंट है वो आप, क्योंकि बॉडी इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपकी बॉडी में झटका लगने की बजाय वो क्या हो जाता है, करंट, क्योंकि अर्थ हमसे बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सारा जो करंट है वो अर्थिंग के थ्रू, लगभग सारा करंट किस में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, आपको शॉक नहीं लगता। ये अर्थिंग का काम होता है। ये किसका काम होता है? अर्थिंग का काम होता है। फाइन। फिर आपको याद रखना कि आपके 5 एम्पेयर के नॉर्मल स्विच होते हैं, 15 एम्पेयर एंड 25 एम्पेयर के भी कई जगह आपके, मेनली 15 एम्पेयर के पावर प्लग्स होते हैं, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अलग अलग पावर के आपके स्विचेस होते हैं। इंडिया में अब किस किस को एसी और डीसी करंट का अंदाजा है? क्या है एसी करंट, क्या है डीसी करंट, क्या है? एसी करंट आपका अल्टरनेटिव करंट है, डीसी आपकी डायरेक्ट करंट है। इसका मतलब क्या है कि एसी करंट का साइनोसाइडल आपकी क्या होती है, एसी करंट आपकी साइनोसाइडल मतलब जो है फ्लक्चुएशन होती है करंट की, एक साइनोसाइडल फ्लक्चुएशन होती है किसकी, एसी करंट में, अल्टरनेट करंट इसमें, और इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि वेव एज ए साइनोसाइडल वेव आपका करंट जो है प्रोड्यूस होता है, हाई नेगेटिव आपका 0, और ये बहुत फास्ट होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 50 हर्ट्ज इंडिया में कितनी यूज होती है, 50 हर्ट्ज, यूएसए वगैरह में 60 हर्ट्ज यूज होती है। डायरेक्ट करंट क्या होता है आपका, कोई वेव फॉर्म नहीं होती, सीधा डायरेक्ट आपका जो है सप्लाई होता है, मतलब अगर मैं बात करूं अल्टरनेटिव साइनोसाइडल आपकी करंट प्रोड्यूस नहीं होती, किसमें, डीसी करंट में। डीसी करंट जैसे आपका किससे बनता है, बैटरी, जो आपके इन्वर्टर्स होते हैं उसमें डीसी करंट बनता है, बैटरी डीसी करंट देती है। आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है, सारी चीजें वहाँ क्या है आपका एसी करंट, जनरेटर्स है, टरबाइन्स है, वो क्या है एसी करंट प्रोड्यूस करती है। अब ये एसी और डीसी करंट क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना हमारे लिए? देखो, in India domestic circuit are supplied with an alternative current of potential 220 to 230 watt of frequency of 50 hertz। यूएसए में ये फिगर याद करोगे, यूएसए में 110, 120 एंड 60 हर्ट्ज। अब देखो कम वोट का है तो इसको सप्लाई करने के लिए ज्यादा मोटी वायर चाहिए, ये ट्रेडिशनली चला आ रहा है इसलिए यूएसए इसको अडॉप्ट किए हुए हैं। बेस्ट वे टू सप्लाई जो हम यूज कर रहे हैं 220 टू 230 वोट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, यूएसए में डिफरेंट यूज होता है। अल्टरनेटिव करंट ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट में जो ट्रांसमिशन लॉस होते हैं वो कम होते हैं, ट्रांसमिशन लॉस कम होते हैं। दूसरा जो है अल्टरनेटिव करंट को हम घटा बढ़ा सकते हैं स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। सुना है ट्रांसफॉर्मर, देखा है आपने, सब नहीं देखा होगा। स्टेप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, जैसे जहां से सप्लाई, जहां से बना, मान लो आपका पावर हाउस है, पावर हाउस में स्टेप अप करके थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी मतलब आपका अल्टरनेटिव करंट सप्लाई की जाएगी जिससे ट्रांसमिशनल लॉस कम होते हैं। फिर जो घरों के पास है स्टेप डाउन किया जाता है जिसको फिर अपने घरों में सप्लाई किया जाता है। स्टेप अप किस ट्रांसफॉर्मर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उससे ट्रांसमिशनल लॉसेस मिनिमम होंगे, उससे ट्रांसमिशनल लॉसेस क्या होंगे, मिनिमम होंगे। फाइन, उससे क्या होंगे, ट्रांसमिशनल लॉसेस आपके मिनिमम होंगे।
डायरेक्ट करंट में क्या है, the motion of positive charge from higher potential to lower potential or electron from lower to higher potential, electron move from negative terminal to positive, जैसे आपका बैटरी में होता है, जैसे क्या होता है बैटरी में यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, इसमें क्या होता है यूनिट, डीसी इज ड्यू टू यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। एसी में क्या होता है बाई डायरेक्शनल होता है, एसी में क्या होता है जैसे सोलर सेल्स हो गए, ठीक है, आपकी बैटरीज होगी, वो उसमें क्या है डीसी करंट प्रोड्यूस होता है। एसी में क्या होता है, हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ करंट, अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है डायरेक्शन चेंज करता है अल्टरनेटिव करंट में, द अल्टरनेटिव करंट वेरीज साइनोसॉइडली with the time, the variation is characterized by a term called frequency. Frequency is the number of complete cycle of variation gone through the AC in 1 second. जैसे इंडिया में क्या है 50 हर्ट्ज है, बाहर क्या है 60 हर्ट्ज, यूएसए में क्या है 60 हर्ट्ज, ठीक है। इन एसी द इलेक्ट्रॉन डू नॉट फ्लो इन वन डायरेक्शन, चेंज करते हैं हर आपका जो है फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर मैं बात करूं 50 हर्ट्ज है तो वो 50 टाइम्स डायरेक्शन आपकी चेंज हुई है, और वेरी बिटवीन potential difference one direction because the potential difference of terminal vary between high to low, thus the electron move to and fro in the wire carrying the alternative current। हमें पता फ्लक्चुएशन क्यों नहीं पता लगती, क्योंकि 50 हर्ट्ज ये इतनी ज्यादा स्पीड से हो रहा है जिसे हमारी आईज नहीं पकड़ पाती, समझो, जिसे हमारी आईज नहीं पकड़ पाती। एडवांटेज ये बहुत जरूरी है, the voltage of AC can be varied easily using a device called transformer. The AC can be carried over long distance using step-up transformer. The loss of energy while distributing current in the form of AC is negligible. ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। डायरेक्ट करंट ट्रांसमिट नहीं की जा सकती लंबे टाइम दूरी के लिए, ठीक है, और AC कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू DC, जनरेटिंग AC इज इजियर, ये सारे पॉइंट्स हैं आपका। सो द AC कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपका माइक्रोवेव और इंडक्शंस में यूज होता है, AC वो प्रोड्यूस कर सकता है। DC कहाँ यूज होती है, जहां आपकी जैसे फॉर एग्जांपल मेटल प्योरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, वहां DC यूज होती है, वहां अगर अल्टरनेटिव करंट यूज कर लिया तो आपका कभी भी आपको प्योर मेटल नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में आपका क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोटाइपिंग में आपका क्या है DC करंट चाहिए आपको। क्लियर है, बताइए मुझे यहाँ, हाँ जी क्लियर है कि नहीं है? फाइन, एनी इश्यू विद दिस? वर्क एंड एनर्जी, ये छोटा सा टॉपिक है हमारा, ये भी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। एनर्जी इन साइंसेस फिजिकल वर्क हैज ए वेरी स्पेसिफिक मीनिंग। सिंपल सी बात है, वर्क डन हम फिजिकल साइंसेस में तब मानते हैं व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड एंड देयर इज ए मोशन। व्हेन force is applied on a body and the body moves through some distance in the direction of force. If force is applied on a body and body does not move, जैसे दीवार को धक्का मार रहे हो आप, दीवार को धक्का मार रहे हो तो वो कोई वर्क नहीं है। और जो है आपका फोर्स अप्लाइड एंड मोशन आर परपेंडिकुलर, तब भी वर्क नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो दीवार को धक्का मारा तो मतलब आपका दीवार मूव नहीं हुई ना, इसका मतलब वर्क डन जीरो है। चाहे आप
फिजिक्स के टर्म में आपका वर्क डन 0 है. In same way, if the force is applied on body and body is either rest or moving with a constant velocity, there is again no work done. सिंपल सी बात है. हमें अगर मोशन में कोई बॉडी है, हम उस पर कंटिन्यूसली, ठीक है, उसमें कोई क्या नहीं हो रहा, रेस्ट और मूविंग है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उस पर कोई काम नहीं होगा. कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है. सर्कुलर मोशन में अगर कोई चीज चलानी है, उस पर हमेशा आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. अगर रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रही या मूविंग है, देखो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट आपको काम करना पड़ता है. जब इंजन, तभी तो काम होता है, वो काम में काउंट होता है. A car moving with a constant velocity on a level road does not do any work because the fuel it consuming is used in doing work against friction so that its velocity may be maintained. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो आपका क्या कहलाता है, वो 0 वर्क डन कहलाता है. कूली आपका सामान उठा के चल रहा है, वो मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, इसमें, और आपका जो है फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में. फिजिक्स के टर्म में वो क्या है, 0 वर्क डन है. और सिंपल सी बात है, क्या होगा आपका वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस. एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एफ क्या है, फोर्स. एंड वर्क डन, ध्यान देना, वर्क डन आपका क्या है, वर्क डन आपका स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता. बहुत से बच्चे, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी. वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, और जूल जो एनर्जी की है. 1 जूल वर्क डन व्हेन ए बॉडी मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अंडर द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन. न्यूटन मीटर आपकी वर्क डन, और जूल एनर्जी की आपकी क्या है, डेफिनेशन है. अब कोई भी बॉडी है, having a capability to do work is said to be possess energy. The object which does the work loses energy, and the object which the work is done against gains the energy. For example, आपका the energy possessed by an object is thus measured in terms of capacity of doing work. किसी भी बॉडी में क्या है, एनर्जी कितनी है, वो क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज कितनी है काम करने की. ठीक है, द यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, जूल है, जो वर्क की है. सिंपल सी बात है, हम क्या, उसकी कैपेसिटी वर्क डन की क्या है, वही उसकी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड है. अब फॉर्म ऑफ एनर्जी बहुत हो सकती हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी हम सारी पढ़ते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी आपकी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, सारी किसके फॉर्म है, आपकी एनर्जी की फॉर्म से. और एक टाइप की फॉर्म दूसरे टाइप की फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है. काइनेटिक एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन. मतलब सीधी सी बात है, कोई चीज मूव कर रही है, इट्स मास मोर द मास, ये डिपेंड किस पे करती है, मास पे एंड वेलोसिटी पे. हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ mv स्क्वायर. एनर्जी और किस पे डिपेंड करती है, आपका वेलोसिटी और मास पे. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. It is not used to cause a change in the velocity, और अगर ये यूज ना हो वेलोसिटी और स्पीड चेंज करने में. फाइन, जैसे फॉर एग्जांपल, यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच द रबर, द एनर्जी को स्ट्रेच करते हो, द एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड इज द पोटेंशियल एनर्जी. जब आप उसे रिलीज करते हो, वो पोटेंशियल एनर्जी उसके मोशन से रिलीज हो जाती है. आप एक बॉल को हाइट पे ले जाते हो, तो आपने जो एनर्जी दी है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है.
जब आप छोड़ते हो तो वो नीचे आ जाती है, टकराती है धरती से, तो वो क्या है आपका, उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है। जो सिंपल टर्म्स में ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी इज काइंड ऑफ m इंटू जी इंटू एच, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट g, ग्रेविटी h, कितनी हाइट पे है वो कितनी हाइट पे है, वो क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, m इंटू जी इंटू एच। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। बट इशू क्या है, एनर्जी का इशू क्या है कि ये सारा नॉर्मल केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हो। न्यूक्लियर लेवल पे एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड, और यू कैन से डिस्ट्रॉय का मतलब है मास में कन्वर्ट हो सकता है और मास एनर्जी में, न्यूक्लियर लेवल पे। एट केमिकल लेवल, केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, केमिकल लेवल पे जो है आपका इट कैन नॉट बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी ट्रांसफर्ड। एग्जाम्पल क्या है, सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, आपका ये क्वेश्चन बन जाते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। फायरवर्क्स में क्या होता है, केमिकल एनर्जी आपकी लाइट, हीट, साउंड में चेंज होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट में चेंज होती है। लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में चेंज होती है। फिजिकल एक्सरसाइज केमिकल एनर्जी, फूड एनर्जी मस्कुलर एनर्जी में। टेबल फैन काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। क्लियर है, फाइन। पावर एंड इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वोट डिफाइन करते हैं। 1 वोट इज पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 किलोवाट आवर क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। फाइन, ये जो है आपके साथ पीडीएफ शेयर कर ली जाएंगी। यू हैव टू रीड दीज पीडीएफ्स। कल की मतलब मंडे को फिर हम क्लास में मिलेंगे, और आपकी क्लास कल 11 o'clock होगी, करंट अफेयर्स की क्लास होगी। आपकी करंट अफेयर्स की क्लास कब होगी, 11 बजे। फाइन, क्लियर है, क्लियर है, हाँ जी। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे मंडे को। चलिए, थैंक यू सो मच।